ओके, जयश्री, सुराजीत, प्रिया, राव, सविता। ठीक है, सभी बच्चे मुझे बता दें आवाज, ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर। अभी और बच्चे जुड़ रहे होंगे, हम लोग थोड़ा वेट भी करेंगे बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। ठीक है, बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा बता दीजिए कि मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है। जयश्री, वेरी गुड। ओके, परफेक्ट। हरलीन, सालू, सूरज, शिप्रा, वेलकम। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक वी कैन नाउ स्टार्ट। वेलकम हरलीन, शाइन, ठीक है, सुल्ताना। ओके, परफेक्ट। सो ज्योश्री ने भी ज्वाइन किया है क्या? ठीक है, ज्योश्री, वो कल वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दिया नहीं ना, वो मैं दे दूंगा। ठीक है, इसकी चिंता मत करिएगा। कल एक्चुअली आई एम बस टू टायर्ड, तो आई फॉरगॉट। ओके, आई विल गिव यू दैट। आई एम फाइन। ठीक है, वो ठीक है। चलो तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर नाउ। तो बच्चों, मुझे ये बताओ कि हम लोग हमारी लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था? व्हाट वी आर लर्निंग इन अवर लास्ट क्लास। बच्चों, अपनी कॉपी में देखिए और मुझे बताइए अपना लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था। सो व्हाट वी आर लर्निंग। ओके, वेरी गुड। बच्चों, हम लोगों ने हमारी लास्ट क्लास में ये पढ़ा था। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ी थी। इस पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर में हमने ये पढ़ा था। इस पर्टर्बेशन थ्योरी में हमने ये पढ़ा था, बता रहा हूं बच्चों, वन सेकेंड। क्या पढ़ा था हमने? ठीक है, हमने इस पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर ये देखा था कि जो पर्टर्बेशन थ्योरी होती है ये दो टाइप्स की होती है, टाइम इंडिपेंडेंट एंड दूसरी थी टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट तो मैंने छोड़ दी थी। टाइम इंडिपेंडेंट के अंदर हमारे पास दो थी। एक थी नॉन डीजनरेट, ठीक है, और दूसरी थी डीजनरेट। तो हमने नॉन डीजनरेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी, और इसके साथ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसको कैसे निकालना है पढ़ लिया। आज हम ये देखेंगे कि डीजनरेट के केस में, मतलब जब हमारा अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन होता है, जब इसकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, जब इसके एक से ज्यादा वेव फंक्शन होते हैं, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जब इसकी डिजनरेसी वन से ज्यादा होती है, सो इन दिस केस हाउ टू फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। हम हमारे इस केस में बच्चों सिर्फ अप टू फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू एनर्जी ही निकालते हैं, बाकी चीजें कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि सेकेंड ऑर्डर करेक्शन नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू वेव फंक्शन भी नहीं करते, क्योंकि ये आता नहीं है, एग्जाम में आया भी नहीं है एक भी बार। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। वेलकम सोनाली। ठीक है, तो वो हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन डीजनरेट केस में कैसे निकालते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक पर आए हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। ठीक है, अब देखो ये कैसे होता है, इसकी प्रोसीजर क्या है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैसे निकालेंगे, तो इसकी एक प्रॉपर मेथड है जिसके थ्रू इसे निकाला जाता है। देखिए कैसे निकालना है, मेथड बहुत ही इजी है। इसके लिए सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें डब्ल्यू मैट्रिक्स बनानी पड़ती है या एचपी मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। एचपी मैट्रिक्स मैं बोल देता हूं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज डब्ल्यू मैट्रिक्स।
तो इसलिए हम इसे W भी कहते हैं, ठीक है। आप इसे HP बोलो, HP का मतलब है पर्टर्बेशन मैट्रिक्स, ठीक है। W मैट्रिक्स इज ऑल्सो द सेम, ठीक है। उसे कभी कभी W मैट्रिक्स बोल देते हैं, कभी कभी पर्टर्बेशन मैट्रिक्स कह देते हैं, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर जो है, एक बार अगर हमें W मैट्रिक्स हमने क्रिएट कर ली, तो इसे हमें क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, दी हुई नहीं होती है इसे हमें। हाँ, P है सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इसे हमें क्रिएट करना पड़ता है, तो क्रिएट कैसे करेंगे वो तो मैं बता दूंगा। एक बार अगर हमें ये मिल जाए, ठीक है, तो हमारी जो W मैट्रिक्स की हमें क्या करनी पड़ती है, आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ती है। और इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वही एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होती है। दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक है, दैट्स द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ये जो आइगन वैल्यूज मिलती है हमें, यही हमारी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होती है। अब आप बोलो कि सर यहाँ पर कैसे चल रहा है, देखो मान लो कि अपनी W मैट्रिक्स, मान लो, चलो मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोसीजर एक्चुअली में है क्या। देखो, मान लो कि मेरा जो अनपर्टर्बेटेड मैट्रिक्स था, सॉरी अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन था, इसके 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 लिए कारण मुझे अनपर्टर्बेटेड एनर्जी मिली थी, और इसके कितने वेव फंक्शन है, दो वेव फंक्शन है, लेट्स कॉल इट φ1 एंड φ2, ठीक है। ये अनपर्टर्बेटेड वेव फंक्शन है, तो डीजनरेसी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ये जो W मैट्रिक्स होती है, इसका जो ऑर्डर होता है ना, वो 2x2 होता है, मतलब ये होता है डीजनरेसी क्रॉस डीजनरेसी, ठीक है, इसे लिख लेना, ठीक है। अब अगर आप W मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालोगे, तो कितनी आइगन वैल्यूज मिलेंगी आपको, तो आपको कितनी आइगन वैल्यूज मिलेंगी, आपको दो आइगन वैल्यूज मिलेंगी, है ना, क्योंकि ऑर्डर क्या है, ठीक है, λ1 और λ2। अब यहाँ पर हमें दो आइगन वैल्यूज इसलिए मिली हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या था, हमारे पास दो वेव फंक्शंस थे, दैट्स द मेन रीजन। अब अगर हम देखेंगे कि हमारी एनर्जी कैसी होगी, तो हमारी जो एनर्जी है वो इतनी हो जाएगी, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो अब आप अपनी एनर्जी देखेंगे तो En0 प्लस λ1, ठीक है, और दूसरी एक एनर्जी तो ये हो गई, और दूसरी एनर्जी क्या हो जाएगी, En0 प्लस λ2। आप समझ गए ना, मतलब यहाँ पर दो करेक्शंस मिले हैं और ये हो गया। तो इससे होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट्स कॉल इट ई डैश एंड लेट्स कॉल इट ई डैश डैश। सबसे पहले आप देखोगे कि जो हमारी अनपर्टर्बेटेड एनर्जी थी, इसके दो वेव फंक्शन थे, φ1 एंड φ2। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ हमारी डीजनरेसी कितनी है, 2 है। बट अब अगर आप यहाँ देखो तो ये एक अलग एनर्जी हो गई, इसका एक अलग वेव फंक्शन हो गया, ठीक है, और ये एक अलग एनर्जी और इसका एक अलग वेव फंक्शन हो गया। तो कुल मिलाकर अगर हमारे आइगन लैम्डा के जो, मतलब अगर हमारी W मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज अगर इक्वल नहीं आती हैं, तो इन दैट केस क्या होता है, डीजनरेसी रिमूव हो जाती है ना। सो डीजनरेसी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। समझ में आई बात आपको। तो आप देख सकते हो कि कहाँ पहले डीजनरेसी हमारी कितनी थी, 2 थी, और अब कहाँ डीजनरेसी 1 हो गई। समझ में आया। तो कई बार क्या होता है हमारे साथ, जब हम पर्टर्बेशन अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई द पर्टर्बेशन, ठीक है, जब हम पर्टर्बेशन अप्लाई करते हैं तो डीजनरेसी रिमूवल हो जाता है, मतलब डीजनरेसी कई बार रिमूव हो जाती है। यहाँ पर फुली रिमूव हो रही है, कई बार पार्शियल रिमूवल होता है, ठीक है। समझ में आया आपको, मुझे कमेंट कर देना। यहाँ तक क्लियर है आपको, मैंने जो भी उस बताया आपको। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर। देखो, डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी ये कहती है कि आपको अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, W मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, ठीक है। W मैट्रिक्स निकालने के बाद उसके आइगन वैल्यूज आप निकालोगे, तो उसकी जो आइगन वैल्यूज होते हैं वही फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होते हैं। तो ये एक आइगन वैल्यू हो गई λ1, तो ये दूसरी आइगन वैल्यू हो गई λ2, ठीक है। चलो फिर अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया था, जहां पर कि मैंने ये बताया कि मान लो अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन की जो अनपर्टर्बेटेड एनर्जी है, इसके दो आइगन फंक्शंस हैं, एक है φ1, एक है φ2। डीजनरेसी कितनी होगी, 2। हमने यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है, तो इसके दो आइगन वैल्यूज मिलेंगे। अब जब हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्टेड अप टू फर्स्ट ऑर्डर लिखेंगे, तो पहली एनर्जी ये हो जाएगी, दूसरी एनर्जी ये हो जाएगी। तो आपको एक चीज ये पता चली होगी कि क्योंकि अब अलग अलग स्टेट्स की एनर्जीज अलग अलग हो गई है, इसलिए डीजनरेसी रिमूव हो गई है ना। तो डीजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी में होता क्या है, मतलब जब हम पर्टर्बेशन अप्लाई करते हैं तो कई बार डीजेनरेसी रिमूव हो जाती है, ठीक है। कई बार फुली रिमूव होती है, कई बार पार्शियल रिमूवल होती है। तो अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ ये रिमूवल ऑफ डीजेनरेसी कैसे होती है। तो अभी हमने जो देखा था इसमें फुल रिमूवल हुआ था डीजेनरेसी का, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से उसी चीज को
समराइज कर दूंगा, ठीक है। देखो हमारे पास जो हमारा जो बेसिकली अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन में हमारा क्या हो रहा है, पर्टर्बेशन ऐड हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखना अच्छे से, ठीक है, कोई भी चीज फिर समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। ये हमारा पर्टर्बेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले इसको देखूंगा कि इसकी जो अनपर्टर्बेटेड एनर्जी है वो कितनी है। तो इसकी अगर मान लीजिए डीजनरेसी 2 आती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अनपर्टर्बेटेड एनर्जी के अगर दो वेव फंक्शन है φ1 एंड φ2, तो हमारी जो डब्ल्यू मैट्रिक्स बनेगी इसका ऑर्डर हो जाएगा जी क्रॉस जी, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जी क्रॉस जी होता है, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2। अगर हम डब्ल्यू मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो हमें मिलते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक है। सो व्हाट वी गेट, ठीक है, वी गेट फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। तो ये जो लैम्डा 1 आपको मिल रहा है और लैम्डा 2 जो मिल रहा है, दीज आर नथिंग बट दी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है एंड दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब देखो, अब यहाँ पर हमारी एनर्जी कितनी हो गई, तो लेट्स कॉल इट एनर्जी ई डैश, ठीक है। सो इट इज अनपर्टर्बेटेड एनर्जी प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हो गया ये, है ना। देन अनपर्टर्बेटेड एनर्जी, सॉरी सेकेंड एनर्जी क्या हो जाएगी, अनपर्टर्बेटेड एनर्जी प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक है, ये हो गया। अब आप देख सकते हो इसका एक अलग वेव फंक्शन हो जाएगा और इसका एक अलग वेव फंक्शन हो जाता है। तो इस हिसाब से जो डीजनरेसी है यहाँ 1 हो गई और यहाँ पर इस एनर्जी की जो डीजनरेसी है 1 हो गई। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो डीजनरेसी है ये फुली रिमूव्ड हो गई है ना। जहां पर पहले डीजनरेसी 2 थी वहां पर डीजनरेसी कितनी हो गई है, हर एक एनर्जी लेवल का 1 हो गया। तो इसे कहते हैं फुली रिमूवल ऑफ डीजनरेसी। समझ में आया आपको, फुली रिमूवल ऑफ डीजनरेसी है। कई बार डीजनरेसी फुली रिमूव नहीं होती है, पार्शली रिमूव होती है, तो वो कैसे होती है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसे नोट कर लो, फुली रिमूवल ऑफ डीजनरेसी, कैसे डीजनरेसी फुली रिमूव हो जाती है, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। फिर इसके बाद मैं पार्शियल रिमूवल बताता हूँ कि पार्शियल रिमूवल कैसे होता है। बच्चों नोट कर लिया सर, कभी भी डिजेनरेसी जीरो नहीं हो सकती या डिजेनरेसी जीरो नहीं होती है, डिजेनरेसी 1 होती है तो उसे नॉन डिजेनरेट कहते हैं, और 1 से ज्यादा होती है तो हम उसे कहते हैं, ठीक है, दैट देयर इज ए डिजेनरेसी, ठीक है सर। हम्म, ठीक है, ओके। जीरो नहीं होती ना, एक वेव फंक्शन है मतलब डिजेनरेसी की वैल्यू 1 है, इसे ही नॉन डिजेनरेट कहते हैं, इसे ही नॉन डिजेनरेट कहते हैं, ठीक है। जब डिजेनरेसी की वैल्यू 1 हो जाती है उसी को नॉन डिजेनरेट कहते हैं, ठीक है। आई होप सो बच्चों नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी बताओ, हैव यू नोटेड इट। ठीक है, देखो अब यहां समझो। अब पार्शियल रिमूवल ऑफ डिजेनरेसी कैसे होता है, पार्शियल रिमूवल ऑफ डिजेनरेसी। देखो मान लो इसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा डायमेंशन लूंगा, मान लो ये हमारा अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन था और ये हमारा पर्टर्बेशन है। इस बार मान लीजिए कि अनपर्टर्बेटेड एनर्जी जो है, इसकी जो एनर्जी है सर, हम्म, ठीक है। तो जो हमारा एनर्जी है, ठीक है, मान लीजिए इस बार इसकी डिजेनरेसी कितनी है, 3 है, ठीक है। सपोज दैट डिजेनरेसी इज 3, ठीक है। और अगर डिजेनरेसी 3 है तो कितने वेव फंक्शन हो जाएंगे, φ1 φ2 एंड φ3, इतने हो जाएंगे, आप देखते चलो। अब यहां पर डिजेनरेसी कितनी है, 3 है, ठीक है। अब इस बार जो डब्ल्यू मैट्रिक्स बनेगी वो क्या, उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा। अगर अब मुझे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है तो मैं इसकी क्या निकालूंगा, आइगन वैल्यूज निकालूंगा, इस तरह से ही निकलेंगी आइगन वैल्यूज, देख सकते हो। तो इस बार मुझे कितनी आइगन वैल्यूज मिलेंगी, λ1 λ2 एंड λ3। अच्छा अब आप लोग यहाँ पर ये देखना कि ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि λ1, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू λ2, बट λ2 इज इक्वल टू λ3। तो इस केस में क्या होगा, अब देखो, अब ऐसे जब
इस टाइप की कंडीशन क्रिएट होती है ना, अब क्या होता है देखिए, अब अगर मैं अपनी एनर्जी लिखता हूँ, ठीक है, ई डैश, तो अनपर्टर्बेटेड एनर्जी प्लस लैम्डा वन, ठीक है। अब दूसरी एनर्जी जो मैं लिखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरी एनर्जी, ठीक है, सो ये हो जाएगी हमारी अनपर्टर्बेटेड, ठीक है, इट इज द अनपर्टर्बेटेड एनर्जी प्लस लैम्डा टू, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा, ठीक है, ओके, प्लस लैम्डा थ्री। अब स्टूडेंट्स आपको समझना है, देखो बेसिकली ये दोनों तो सेम ही है, तो इस हिसाब से ये दोनों इक्वल ही है। तो देखो इसका एक वेव फंक्शन हो गया फाइव डैश, इसका वेव फंक्शन हो गया फाइव डैश डैश, इसका वेव फंक्शन हो गया फाइव डैश डैश, बट ये दोनों एनर्जी तो सेम ही है, दे बोथ आर इक्वल, लेट्स कॉल इट ई डैश, ठीक है, डैश। तो एक एनर्जी के दो वेव फंक्शन है, तो पहले डीजनरेसी टू थी बट अभी भी डीजनरेसी है, तो अभी डीजनरेसी कितनी है, टू हो गई है, फुली रिमूव नहीं हुई है ना। हाँ, इस लेवल की डीजनरेसी अभी वन हो गई है, बट यहाँ पर अभी भी फुली रिमूव नहीं हुई है। इसको बोलते हैं पार्शियल रिमूवल ऑफ डीजनरेसी, मतलब सिस्टम की डीजनरेसी पूरी तरह से रिमूव नहीं हुई है, पार्शियली रिमूव हो गई है, मतलब नीचे थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है, ठीक है, इट हैज शिफ्टेड बट इट हैज नॉट रिमूव्ड फुली, ठीक है, गॉट इट, ये समझ में आया आपको? ठीक है, जल्दी देखिए बच्चों। ठीक है, गुड। अब स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैं आपसे बहुत देर से डब्ल्यू मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा हूँ कि हम डब्ल्यू मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि डब्ल्यू मैट्रिक्स आती कहाँ से है, निकलती कैसे? तो बहुत इजी है, देखो आपको क्वेश्चन में हमेशा पर्टर्बेशन दिया रहेगा, है ना, क्या दिया रहेगा, पर्टर्बेशन दिया रहेगा, इसी से डब्ल्यू मैट्रिक्स बनती है। तो आपको इसको अगर निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस, ठीक है, अगर हमें इस चीज को निकालना है तो इसे कैसे निकालते हैं बताता हूं मैं आपको, ठीक है, हाउ इट इज फाउंड। आपको इसके लिए अगर आपको डब्ल्यू मैट्रिक्स निकालनी है ना, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी है ये। अब इसके वेव फंक्शंस कितने हैं, हाउ मेनी वेव फंक्शन डज दिस हैव, इसके जो वेव फंक्शन है वो कितने हैं, तो आप इसके वेव फंक्शंस मान लीजिए, इसके वेव फंक्शंस हैं आपके, ठीक है, सपोज दैट इसका एक वेव फंक्शन है फाइव वन और दूसरा वेव फंक्शन इसका है फाइव टू, ये दो वेव फंक्शन है, ठीक है, हो गया। अब चलो डब्ल्यू मैट्रिक्स निकालते हैं। अब डब्ल्यू मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, अब क्योंकि डीजनरेसी टू है ना, तो डब्ल्यू मैट्रिक्स टू क्रॉस टू ही होगी, है ना, सो डब्ल्यू मैट्रिक्स इज टू क्रॉस टू। अब देखो कैसे निकलता है यहाँ पर ही। इसके लिए हमें क्या करना, इसके लिए इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे डब्ल्यू वन वन, डब्ल्यू वन टू, डब्ल्यू टू वन एंड डब्ल्यू टू टू, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू आई जे कैसे निकलता है, डब्ल्यू आई जे इक्वल टू होता है फाइव आई अनपर्टर्बेटेड पर्टर्बेशन एंड फाइव जे अनपर्टर्बेटेड। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मुझे निकालना है डब्ल्यू वन वन, सो दैट इज सिंपली इक्वल टू वन पर्टर्बेशन, तो ये कैट वन हो गया, ये कैट टू है, ठीक है, पर्टर्बेशन, ठीक है, ठीक है, लाइक दिस। डब्ल्यू वन टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन पर्टर्बेशन टू। समझ में आ गया बच्चों? इसी तरह से आप बाकी भी निकाल सकते हो, ठीक है, बाकी भी इसी तरह से निकाल आएंगे। इज दैट क्लियर? डब्ल्यू मैट्रिक्स निकालने का एकदम सिंपल टेक्निक है, ठीक है, इसे नोट कर लो, फिर अब अपन क्वेश्चंस करते हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट विल गेट क्लियर्ड इजिली। गुड मॉर्निंग सौम्या। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, सो आई होप यू माइट हैव रिटन इट, ठीक है, नोटेड, ठीक है, सो नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन।
try to do this. The Hamiltonian matrix of a system is the Hamiltonian of matrix of a system is find the energy eigenvalues corrected to first order in the perturbation. तो आपसे ये लोग बोल रहे हैं कि ये आपके पास हैमिल्टोनियन है और आपसे बोल रहे हैं एनर्जी आइगन वैल्यू करेक्टेड अप टू फर्स्ट ऑर्डर इन द पर्टर्बेशन. सो इट्स क्वाइट इजी टू. बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों. ओके स्टूडेंट्स. ओके. सो बच्चों अब देखो मैं बताता हूँ आंसर क्या आएगा. ठीक है, आप लोगों ने किया है, दैट्स वेरी गुड. ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ही है. देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन करने के लिए. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था कि फाइंड द एनर्जी ऑर्डर एनर्जी करेक्टेड अप टू फर्स्ट ऑर्डर. पहली बात तो ये बिना पर्टर्बेशन के ही हो जाएगा. ठीक है, फिर दूसरा है ना, पहली बात तो ये बिना ही पर्टर्बेशन के हो जाएगा, बट हम इसमें पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई करके आपको जरूर बताएंगे. आप लोग मुझे ये बताओ, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी जानते हो क्या? मैट्रिक्स की दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. देखो अगर आपका मैट्रिक्स ए इस तरह से दिया है ए, ठीक है, सो इट इज इफ योर मैट्रिक्स इज लाइक दिस ए बी, व्हाट आई शुड से ए बी बी सी, तो इसकी इस टाइप की मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी और सी. ये रिजल्ट आप आगे के लिए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. ठीक है, इट विल हेल्प यू लॉट. ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो. फिर मैं दूसरी चीज बता देता हूँ आपको. एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि अगर हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जैसे डायगोनल मैट्रिक्स है ए बी सी, तो इसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं ये सब जीरो है. ठीक है, इसके आइगन वैल्यूज क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं. ठीक है, हाँ. ठीक है, तो ये हो गया ए बी और सी. ठीक है, इस केस में ए का जो आइगन वेक्टर है वो होता है 1 0 0, इसका जो आइगन वेक्टर होता है, ठीक है, 0 1 0, और इसका जो आइगन वेक्टर होता है वो हो जाता है 0 0 1. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस केस में तो निकालना पड़ेगा, बट डायगोनल मैट्रिक्स के केस में आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज डायरेक्टली लिखे जा सकते हैं. ठीक है, अब चलो मैं बताता हूँ. अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आइगन वैल्यूज हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं. दैट इज 1 - 1, सॉरी 1 - एप्सिलॉन, 1 प्लस ठीक है, 1 - एप्सिलॉन एंड 2. तो ये आप देख सकते हो कि आंसर तो डायरेक्टली आ गया. अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसे पर्टर्बेशन थ्योरी से सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि पर्टर्बेशन थ्योरी से कैसे करना है. ठीक है, क्या है, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है ये. ठीक है, मैं आज आप लोगों को क्वेश्चंस भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए डिजेनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी के. काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए थे लास्ट ईयर. ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में. देखो अगर मुझे इसमें पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई करनी है तो मुझे अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन और पर्टर्बेशन को अलग अलग करना पड़ेगा. तो जितने पार्ट में एप्सिलॉन है इतने पार्ट को हम पर्टर्बेशन मान सकते हैं. सो 1 1 0, 1 1 2,
0.00000, ठीक है, ये इतना हो गया। और परटर्बेशन जो है ये आपका हो जाएगा 0 एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0.00000, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि इतने पार्ट को जो है हम परटर्बेशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे अनपर्टर्बेटेड एनर्जीज चाहिए। तो मेरी अनपर्टर्बेटेड एनर्जीज क्या क्या है, इट इज 1 1 एंड 2, है ना। मैं साफ देख सकता हूं कि यहाँ पर इसका जो आइगन वेक्टर है 5 1, इसका आइगन वेक्टर 5 2, इसका आइगन वेक्टर क्या है 5 3। इसमें से ये वाली जो एनर्जी है E = 1, इसकी डिजेनरेसी कितनी है, इसकी डिजेनरेसी कितनी है 2 है। तो यहां पर मुझे डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप इस वाली एनर्जी को देखते हैं E = 2, तो इसकी डिजेनरेसी 1 है। तो मुझे यहाँ पर नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई विल हैव टू अप्लाई नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी हियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले के लिए कर लेंगे, थर्ड वाले के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू थर्ड स्टेट, ठीक है, के लिए निकाल लेता हूं। तो ये हो जाएगा 3 परटर्बेशन 3, जो कि बहुत ईजी है। ये क्या होगा 0 0 1, ठीक है। किसी को कोई भी चीज ऐसी जो समझ में ना आए बता देना। ये परटर्बेशन यहाँ दिया है 0 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन 0 0 0 0 0, ठीक है, एंड 0 0 1। तो अब आप इसको देखो ये कितना आ रहा है, ठीक है। हाउ मच इज इट कमिंग आउट, बताइए बच्चों कितना आ रहा है। इज इट कमिंग आउट टू बी 0, ठीक है, 0 ही आएगा, आप देख लो। सो या इट्स कमिंग आउट टू बी 0, ठीक है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, कि थर्ड का एक एक करेक्शन तो हमारा 0 है, ठीक है, 1 करेक्शन इज 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है करेक्टेड एनर्जीज लिखता हूँ, ठीक है। सो आई विल बी राइटिंग करेक्टेड एनर्जीज हियर। तो हमारी एनर्जी क्या थी 1 1 और 2। तो 2 + 0 = कितना हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हो कि एक एनर्जी हमारी 2 ऑलरेडी यहाँ पर है ना, देर इज ऑलरेडी 2। अब हमें यहाँ पर क्या लगाना है, इसके इस पर और पता लगाना है कि इसका फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डब्ल्यू मैट्रिक्स निकालूंगा। तो क्योंकि डिजेनरेसी 2 है तो डी हो जाएगा W11 W12 W21 एंड W22। तो चलो मैं यहाँ पर W11 निकालता हूँ। W11 होगा 1 परटर्बेशन 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 0 0, ठीक है। परटर्बेशन है 0 एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0 0 0 0 0 0, ठीक है। और ये है 1 0 0, ठीक है। तो इसे निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका इससे 0 एप्सिलॉन 0, ठीक है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0। तो ये जो है मेरा पहला वाला 0 आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप W22 निकाल लीजिए, टू परटर्बेशन 2। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 0 1 0, तो 0 1 0 ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन 0 0। तो ये भी पूरा 0 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद W12 निकाल लीजिए, 1 परटर्बेशन 2, ठीक है। इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इसको निकाल लेना, ये आपका सॉल्व करने पर एप्सिलॉन आएगा। और इसी तरह से W21 निकाल लेना, क्योंकि वेव फंक्शंस तो रियल है, ठीक है, इसलिए कुछ होगा नहीं, वो इसी के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। आप निकाल कर देख भी सकते हो, ठीक है। ओके, सो क्योंकि इनको इंटरचेंज करने पर होता कुछ नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स कंज्यूगेट हो जाता है। सो इट विल आल्सो कम आउट टू बी एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, अपन को W मैट्रिक्स मिल गई। तो W मैट्रिक्स कितनी आई है 0 एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस। इसके अगर मैं आइगन वैल्यूज निकालने बैठूं तो कितने आइगन वैल्यूज आएंगे। सो ये हमारा हो जाएगा माइनस लैम्डा एप्सिलॉन एप्सिलॉन माइनस लैम्डा। तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू, ठीक है, प्लस माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, प्लस माइनस एप्सिलॉन आ रहा है। तो अब मुझे मुझे दो और करेक्शंस मिल गए। तो एक इसमें ऐड कर दो प्लस एप्सिलॉन, एक इसमें ऐड कर दो माइनस एप्सिलॉन, ठीक है।
एक नीचे वाले में ऐड हो गया, ये हो गया माइनस। तो ये हमारी करेक्टेड एनर्जीज हैं, दीज आर द करेक्टेड एनर्जीज। 1 2 3, आप देख सकते हो, समझ में आ गया सभी लोगों को? सो दीज आर द करेक्टेड एनर्जीज, चेक इट। वैसे तो ये डायरेक्टली हो रहा था, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली में परटर्बेशन थ्योरी को इलिस्ट्रेट करने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया है? किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेस कर सकते हो बच्चों। एक क्वेश्चन और लेंगे परटर्बेशन थ्योरी का, इसके बाद टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सो डू इट, नोट इट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। स्लाइड बैक करना है, ये लीजिए बैक कर दिया मैंने। ठीक है, ओके। सो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी लोगों को भी क्लियर है? मुझे जल्दी कमेंट कर देना बच्चों, बाकी लोगों को भी क्लियर है? ठीक है, तो जल्दी मुझे कमेंट करते रहें बाकी बच्चे भी। ठीक है, कमेंट्स, बच्चे तो हैं बट कमेंट्स कम आ रहे हैं आज। ठीक है, गुड गुड शिप्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है गेट 2012 का। ठीक है, ट्राई टू डू दिस। कंसीडर a system in the unperturbated state described by the Hamiltonian. The system is subjected to the perturbation, ठीक है, the energy eigenvalues of the perturbated system using the first order perturbation approximation are. नहीं नहीं, पॉज नहीं है, नो पॉज, नो पॉज सूरज। नो पॉज। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? ठीक है, कुछ लोगों ने ए बोला है। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, नहीं नहीं डी नहीं है, ऑप्शन ए ही राइट आंसर है, सूरज विद्युत। ठीक है, देखो यहाँ, यहाँ समझो। देखो, इस क्वेश्चन में क्या है? ठीक है, हमको बोला गया है कि ये हमारा अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन है और ये हमारा पर्टर्बेशन है। तो अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन की जो एनर्जीज है वो क्या है? 1 और 1 है। और इसका जो पहले वाले का जो वेव फंक्शन है,
ठीक है, इसका जो वेव फंक्शन है, इसकी दो वेव एनर्जीज है 1 और 1, तो इसका वेव फंक्शन है फाइव वन अनपर्टर्बेटेड 1 0, और इसका जो वेव फंक्शन है फाइव टू अनपर्टर्बेटेड, ठीक है, 0 1। ठीक है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर बच्चों क्या होता है, सो व्हाट हैपेंस हियर, हमें दो वेव फंक्शन मिल गए, डीजेनरेसी कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई, तो डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर कभी भी बेसिस अगर स्टैंडर्ड हो, या अगर ये कहें कि अगर आपका अगर आपका अनपर्टर्बेटेड हैमिल्टोनियन अगर डायगोनल होता है, ठीक है, तो डब्ल्यू मैट्रिक्स और पर्टर्बेशन बिकम्स इक्वल। ठीक है, इसे याद रखना, इफ H नॉट इज डायगोनल, ठीक है, तो इन दैट केस ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये डायगोनल होगा तो ये स्टैंडर्ड बेसिस बन ही जाएंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ सॉल्व भी करके बताऊंगा आपको। हम डब्ल्यू मैट्रिक्स निकालते हैं, तो W11 W12 W21 W22, ठीक है, आई विल जस्ट फाइंड। हाँ, बहुत सिंपल है ये तो, मतलब आप आगे के लिए याद भी रख सकते हो इसे। ठीक है, तो W11 मैं निकाल कर बताता हूँ, तो W11 परटर्बेशन 1। ठीक है बच्चों, मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। अगर ये कोर्स कराने का मुझे ना 4 महीने का टाइम मिल जाता ना, तो मैं आप लोगों को इतनी सारी ट्रिक्स और बता देता कि आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स को और पता नहीं क्या करते, फिर आप छोड़ते ही नहीं क्वांटम मैकेनिक्स को। ठीक है, बट मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें मुझे क्या करनी पड़ती हैं, स्किप करनी पड़ती हैं, नहीं तो मैं आपको इतनी सारी चीजें बता देता क्वांटम मैकेनिक्स में, इतनी सारे ट्रिक्स हैं, मेथड्स हैं, मैं क्या ही बताऊं। ठीक है, इंस्टीड आपका पूरा एटॉमिक फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स है, मैं एटॉमिक भी साथ ही में करा देता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो नेक्स्ट जो मैं स्टार्ट करूंगा ना नेक्स्ट सेशन में, आपके एग्जाम के बाद, जून के एग्जाम के बाद, मतलब जुलाई में, उसमें मैं मेरा डिटेल्ड ही रहेगा, क्वांटम भी डिटेल्ड रहेगा, क्लासिकल भी डिटेल्ड रहेगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो रेगुलरली चलता ही रहेगा, सिर्फ करने आप, वो तो नेक्स्ट नेक्स्ट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको, उसकी डेट बता दूंगा, सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, इस बार हम लोग कुछ प्लान भी कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली। ठीक है, तो वो बता देंगे अगर कुछ स्पेशल प्लान बनते हैं हम लोगों के, तो ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों। ठीक है, सो दरअसल जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों को बता दूं कि क्या होता है, हर हर नया सेशन जब स्टार्ट होता है नेट खत्म होने के बाद, तो हर बार कोर्सेज निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो निकलते ही रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सो यहाँ आपका W11 हो गया। ठीक है, दैट इज दी W11, तो W11 कैसे निकलेगा, 1 0 0। ठीक है, ये सॉरी 1 0। ठीक है, यहाँ लिख दो डेल्टा 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 डेल्टा। ठीक है, और ये हो गया 1 0, ये कितना आ रहा है आपका, डेल्टा आ रहा है। इसी तरह से आप W12 निकाल कर देख लो, 1 2 निकाल कर मैं बताता हूँ आपको, 1 परटर्बेशन 1, तो ये आपका हो जाएगा 1 0 डेल्टा 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 0 1 डेल्टा डेल्टा डेल्टा। ठीक है, इस तरह से आपका W पूरा एच डैश के बराबर हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा 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 डेल्टा। ठीक है, ठीक है, डेल्टा डेल्टा सब जगह डेल्टा डेल्टा आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली अब क्या करेंगे, अगर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालना है तो डेल्टा की आइगन वैल्यूज डायरेक्टली निकाल दो, तो डेल्टा की आइगन वैल्यूज हम डायरेक्टली निकाल देते हैं। ठीक है, सो आई विल बी फाइंडिंग, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा माइनस लेमडा प्लस डेल्टा, प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा माइनस लेमडा, और ये हमारा हो जाएगा। ठीक है,
तो हमें एक करेक्शन मिलता है 0 और दूसरा करेक्शन मिलता है कितना, 2 डेल्टा। अब जो करेक्टेड एनर्जीज हैं वो क्या हो जाएंगी, 1 और 1। तो इसमें एक करेक्शन 0 है और दूसरा करेक्शन है 2 डेल्टा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 + 2 डेल्टा। आ रहा है समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, गॉट इट, अंडरस्टूड दिस? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड हाउ इट इज द राइट आंसर, जस्ट चेक। ठीक है, ओके बच्चों, अब मैं आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से, बट अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। देखो, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में बच्चों वैसे तो देखा जाए तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। ठीक है, बट क्योंकि आपका एग्जाम अब नेक्स्ट ही मंथ है, तो हम सिर्फ वही चीज बताएंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती है ना। ज्यादा घुमाएंगे फिराएंगे नहीं, ना ही ज्यादा वो चीजें बताएंगे जिसमें आपका टाइम ज्यादा जाए। तो डायरेक्टली मैं टारगेटेड पॉइंट पर बात करता हूँ। तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में आपको जो है क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है, बता देता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपका जो परटर्बेशन होता है ना, ये टाइम डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, दिस बिकम्स टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, और जब ये टाइम डिपेंडेंट होता है सो इट इज सम फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, ये कुछ टाइम का फंक्शन हो जाता है लाइक दिस। तो मैंने यहाँ पर से v ऑफ t लिख दिया, इट इज सम फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब परटर्बेशन टाइम का फंक्शन हो सक जाता है, तो परटर्बेशन अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू रिड्यूस, मतलब टाइम के साथ बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। इट में बी राइजिंग, इट में बी फॉलिंग डाउन, इट में बी राइजिंग, इट में बी फॉलिंग डाउन। तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है सो एनीथिंग कैन हैपन। ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है ऊपर जाए नीचे जाए फिर ऐसा जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि परटर्बेशन की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है ना, कम ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि परटर्बेशन अपनी एनर्जी क्या करता है, अनपर्टर्बेटेड सिस्टम को दे सकता है ना। इट कैन गिव इट्स एनर्जी टू द सिस्टम। तो अगर ये अपनी एनर्जी सिस्टम को दे सकता है, तो हम लोग यहाँ पर ये जानना चाहते हैं, व्हाट वी आर कंसर्न। तो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में ये रहता है कि अगर हमारा ये अनपर्टर्बेटेड सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पर हमने इस पर एक टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन इससे एड अप हो रहा है, लाइक दिस, इंटरेक्ट हो रहा है, इफ दिस टू आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, ठीक है, तो सिस्टम अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इससे, तो वो अपनी एक स्टेट से, इनिशियल स्टेट से किसी फाइनल स्टेट पर जा सकता है ना। तो अब अगर वो किसी स्टेट पर रहेगा यहाँ पर, तो वो किसी फाइनल स्टेट पर जा सकता है, या हो सकता है कि इनिशियल स्टेट ऊपर हो और फाइनल स्टेट नीचे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो इसमें बेसिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में, कि हमारा पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर जाएगा। ठीक है, यही एक्चुअली में यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ता है। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन तो है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट, आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, फ्रॉम विच क्वेश्चंस आर सॉल्व डायरेक्टली। तो फॉर्मूला रटना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला ये है, इसे कहते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, -i/h0²। ठीक है, जैसा जैसा बुक में दिया हुआ है वैसा ही मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, T1 से लेकर T2, ठीक है, VFI। ठीक है, एग्जैक्टली बुक में आपको देखोगे बिल्कुल सेम मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, E-i/𝜔FI/T mod स्क्वायर। अब चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ अलग अलग चीजों की मीनिंग्स क्या क्या है। देखो, H0 सभी लोग जानते हैं, आयोटा सभी लोग जानते हैं, माइनस कहाँ सब लोग जानते हैं। ये इनिशियल टाइम है और दिस इज द फाइनल टाइम। मतलब आपको कितने टाइम इंटरवल के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
ठीक है। सो दैट इज इनिशियल टाइम, दैट इज फाइनल टाइम। इनिशियल टाइम आपका जो है वो जीरो भी हो सकता है और ये वाला इन्फिनिटी भी हो सकता है, या ये हो सकता है इनिशियल टाइम को थ्योरेटिकली माइनस इन्फिनिटी बोल सकते हैं और इसे प्लस इन्फिनिटी भी ले सकते हैं। तो ये सब सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि टाइम कितना लिया जाना है, ठीक है। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। ये वी एफ आई का मतलब क्या है, ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है इसका, एफ वी आई का, और इसे इंटीग्रल फॉर्म में लिखोगे सो इट विल बी इन द इंटीग्रल फॉर्म लाइक दिस। तो यहाँ पर आपका ऑल स्पेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये है आपका साई एफ स्टार वी टी, ठीक है, और ये आपका हो जाता है साई आई डी एक्स, ठीक है। अगर मैं वन डायमेंशन में हूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डी एक्स। तो आप देख सकते हो बच्चों कि इसके अंदर जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है, जबकि यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कई बार होता क्या है कि अगर ये चीज पूरी तरह से, ठीक है, एक्स पे ही डिपेंड कर रही है तो कई बार ये बाहर भी आ जाएगी इंटीग्रेशन से। अगर ऐसा होता है कि पूरी तरह से एक्स पे डिपेंड करे, ऐसा तब होता है जब हमारा परटर्बेशन कांस्टेंट होता है, तो ये बाहर भी आ जाता है, ठीक है। ओके, सो दैट यू विल लर्न फ्रॉम क्वेश्चंस। ओमेगा एफ आई क्या है? ओमेगा एफ आई शॉर्ट हैंड नोटेशन है ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई का, इसका। और ओमेगा एफ इक्वल टू होता है ई एफ अपॉन एच नॉट, और ओमेगा आई मतलब होता है ई आई अपॉन एच नॉट। तो ये हमारा हो जाएगा ई एफ माइनस ई आई अपॉन एच नॉट। आया समझ में बच्चों? ठीक है, इतनी ही चीजें यहाँ पर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। इसे आप लोग लिख लो, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे एक दो क्वेश्चन कराऊंगा जिससे इसका इल्यूस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट डू इट, राइट इट। ठीक है, क्वेश्चन ये है, सो प्लीज ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, ओके। ये क्वेश्चन नेट जे आर एफ 2022 का है। बता देता हूँ सूरज, नेट जे आर एफ 2022। यहाँ पर आपको डिजेनरेसी के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डिजेनरेसी। हम आपको बताएंगे डिजेनरेसी के बारे में शिफ्ट करने आप, ठीक है। डोंट वरी राइट नाउ, ठीक है, उसके बारे में हम समझा देंगे आपको। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को करिए, विल एक्सप्लेन यू। सर टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को रिपीट करना है, रिकैप करना है। मैंने तो रिकैप ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है सूरज, आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर पार्टिकल इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर जाएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी इतनी होती है ना। सो इस बात की प्रोबेबिलिटी इतनी होती है, और यही ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। दिस फॉर्मूला नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड। यहाँ पर अलग अलग चीजों की मीनिंग क्या है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दी है, ठीक है। सो आई ऑलरेडी रिटन ऑल द मीनिंग्स, ठीक है। सो आप देख सकते हो, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे सॉल्व हो पाए।
ओके। विद्युत के अलावा अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। ओनली विद्युत हैज डन टिल नाउ। ओके। हाँ जयश्री, आई एम स्टिल वेटिंग, बट 2 लाइन का ही सॉल्यूशन है। अच्छा यहाँ पर ना, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए दरअसल आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और आई थिंक सो वो चीज़ मैंने आपको बताई नहीं। ठीक है बच्चों, आई अंडरस्टूड वाई आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है देखो, एक एक फॉर्मूला और सुन लो यहाँ पर, आपने अभी एक और चीज़ आपको जाननी है। ठीक है, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट, आई अंडरस्टूड वाई यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, सी। सो स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया था सभी लोगों को? मुझे थोड़ा कमेंट कर दो, पहले मैं एक और चीज़ समझा दूँ फिर आप उस क्वेश्चन को करना। ठीक है, ये क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, मुझे थोड़ा कमेंट कर दो, यहाँ तक सब क्लियर है? मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ फिर आप लोग उस क्वेश्चन को करना। ठीक है, ठीक है देखो, दरअसल क्या होता है, हमने तो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख दिया था ऊपर, बट क्या होता है अगर परटर्बेशन हमारा v ऑफ t जो है अगर ये कांस्टेंट हो जाए, इफ इट बिकम्स कांस्टेंट, तो अगर ये कांस्टेंट हो जाता है तो हमारा मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा इफ इट बिकम्स कांस्टेंट। तो इन दिस केस अगर ये कांस्टेंट हो जाता है, तो देखो पहले तो हमारा फॉर्मूला क्या था, माइनस आई अपॉन एच नॉट स्क्वायर। ठीक है, T1 T2 V एफ आई ई माइनस ओमेगा एफ आई टी डी टी मॉड स्क्वायर, यही था। अब अगर ये हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो इन दैट केस यहाँ पर ये वी एफ आई बाहर आ जाता है। ठीक है, एच नॉट स्क्वायर भी ये हो जाता है। ठीक है, एच नॉट स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, आयोटा जो है, ठीक है, उसके सामने जो माइनस है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। बाकी जो अंदर जो पार्ट बचता है उसे सॉल्व करने से इतना मिलता है। ये आप एग्जाम के दिन सॉल्व करने मत बैठना बच्चों, आंसर वहां पर आएगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी प्रोसीजर से सॉल्व करने के बाद इतना आता है, अपॉन ओमेगा एफ आई स्क्वायर। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज करना है जब आपका परटर्बेशन कांस्टेंट दिया हो। ठीक है, व्हेन इट इज गिवन दैट योर परटर्बेशन इज कांस्टेंट, प्लीज नोट इट। ठीक है, इसके बाद हम पीछे वाले क्वेश्चन पर चलेंगे। आफ्टर दिस वी विल मूव टू द प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ, हाँ विद्युत, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। नोट कर लिया, ठीक है। नाउ यू कैन डू द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज एज फॉलोज। अब देखो, सॉल्व करके अब आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है और मुझे बताना।
ऑप्शन डी वो लग रहा है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ फिर क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, जयश्री ने ऑप्शन डी बोला है। ठीक है, सुनो अब बच्चों, इसका राइट आंसर है, आप लोग अभी तक कर नहीं पाए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखो, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो यार, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास एनर्जी है, एनर्जीज ऑफ टू स्टेट क्वांटम सिस्टम। तो एक एनर्जी ये हो गई हमारे पास, एक एनर्जी ये हो गई। ठीक है, विद्युत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इनकी करस्पॉन्डिंग ये भी दी गई हैं, स्टेट्स भी दी गई हैं। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि E1 इक्व टू है E0। ठीक है, और E2 इक्व टू कितना हो गया, E0 प्लस अल्फा S0। इसकी जो स्टेट है वो है कैट 0, इसकी जो स्टेट है वो है कैट 1। ठीक है, इन्होंने बोला है कि टाइम t कुछ टू 0 पर सिस्टम इस स्टेट पर होता है। ठीक है, तो टाइम t कुछ टू 0 पर इस स्टेट पर होगा तो ओमेगा आई हमारा कितना हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली स्टेट है ना, तो ये हो जाएगा हमारा E0 अपॉन S0। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो दूसरा, ठीक है, ओके, सो अगर आप देखो क्या बोला है, द पोटेंशियल इज अल्टर्ड बाय टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल सच दैट। तो इसके बाद इन्होंने बताया है, ठीक है, कि सिस्टम जो है टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल के बात के बारे से परटर्ब होता है, और इसकी वैल्यू इतनी है द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी टू द स्टेट। तो इस स्टेट पर पार्टिकल को फाइंड करने की ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखो, तो अब हमारा हमें फाइनली इसमें स्टेट में फाइंड करना है, तो ओमेगा एफ कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेट की एनर्जी कितनी है, ये फाइनल स्टेट की एनर्जी कितनी है अपॉन S0। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, ओमेगा आई एफ माइनस, सॉरी ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा, ठीक है, सिर्फ अल्फा। तो ओमेगा एफ आई मेरा सिर्फ अल्फा आएगा। अब मुझे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, इनिशियल से फाइनल में फाइंड करने की। ठीक है, मतलब 0 से 1 पर फाइंड करने की, ये हो जाएगा V10। तो V10 तो ऑलरेडी हमें यहाँ गिवन है, इसका मॉड स्क्वायर अपॉन S0 स्क्वायर। ठीक है, डॉट 4, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2 था, तो ये हो जाएगा अल्फा टी अपॉन 2। ठीक है, अपॉन ओमेगा एफ आई स्क्वायर था, मतलब ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। सो 1 सेकेंड, यहाँ पर हमें यही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो देखिए प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, H0, सॉरी H0 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 100 इंटू H0 स्क्वायर 4। ठीक है, और अब यहाँ पर ये जो अल्फा है ना, इसका करना पड़ेगा कुछ। तो यहाँ पर क्या है ना बच्चों की, बेसिकली ये जो अल्फा टी है ना, ये बहुत छोटा है। ठीक है, दिस अल्फा टी इज वेरी स्मॉल। ठीक है, अल्फा टी इज वेरी वेरी स्मॉल। सो अल्फा टी क्योंकि बहुत छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर साइन थीटा को थीटा मानेंगे, मतलब ये हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4 डॉट अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, H0 स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 100। आ गया समझ में? किसी को ऐसी कोई भी चीज जो समझ में ना आई हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ उस क्वेश्चन में, तो जस्ट आस्क टू मी। बाकी तो इस क्वेश्चन में सब इजी है। ठीक है, क्लियर है सभी को? मैंने कुछ भी नहीं किया है बच्चों, मैंने सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है, जस्ट आई हैव अप्लाइड द फॉर्मूला, दैट्स इट। ठीक है, इसी तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, आज वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट्स में दे दूंगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स गो फर्दर। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट चीज जो यहाँ पर होती है वो होती है फर्मी गोल्डन रूल। ठीक है, फर्मी गोल्डन रूल, ये क्या, ये कौन सा रूल है, इसे समझते हैं। फर्मी गोल्डन रूल, खैर काफी सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट मिलता है, तो हम उसके डेरिवेशन पर ना जाते हुए डायरेक्टली आपको रूल क्या कहता है ये बता देते हैं। रूल ये कहता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम,
आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है सर, एक बार लास्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये था, ये वाला सूरज। देखो दो फॉर्मूले थे, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। ये तब के लिए है जब हमारा परटर्बेशन टाइम पे डिपेंड करेगा, ये तब के लिए जब हमारा परटर्बेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। ये वाला कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए, दिस इज फॉर कांस्टेंट परटर्बेशन। ठीक है, लिख लीजिए इसे। बच्चों इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, इसे लिख लीजिए। आज मैं आपको जब असाइनमेंट्स दूंगा तो आप देख भी लेना, वहां पर पता भी चल जाएगा आपको। बच्चों मुझे कमेंट करके जल्दी बता दें, इज दिस क्लियर टू यू नाउ? सूरज आपका तो कमेंट ही नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, सूरज के कमेंट्स बहुत स्लो स्लो आते हैं। ठीक है, चलो मैं एक काम करता हूँ, आगे चलता हूँ। देखिए फर्मी गोल्डन रूल क्या कहता है। फर्मी गोल्डन रूल ये कहता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो हो क्या रहा था पहले तो ये जानना पड़ेगा। दरअसल क्या हो रहा है कि सिस्टम में ट्रांजिशंस होते रहते हैं, कुछ ट्रांजिशंस यहाँ हो रहे हैं, कुछ ट्रांजिशंस यहाँ हो रहे हैं। इस तरह से ट्रांजिशंस होते रहते हैं, पार्टिकल्स ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। ठीक है, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, सब चलता रहता है सिस्टम में। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स हैपन इन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या कहता है, फर्मी गोल्डन रूल ये कहता है आफ्टर लॉन्ग टाइम, मतलब जब टी बहुत ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो टोटल ट्रांजिशन रेट होता है, ठीक है, जो ट्रांजिशन रेट होता है, तो ट्रांजिशन रेट बिकम्स कांस्टेंट। बिकम्स कांस्टेंट मतलब ट्रांजिशन रेट बिकम्स कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चों, ट्रांजिशन रेट कांस्टेंट हो जाने का मतलब ये होता है कि ट्रांजिशन रेट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अब ट्रांजिशन रेट होता है क्या है ये समझो। ट्रांजिशन रेट इक्वल टू होता है, तो ट्रांजिशन रेट को हम जो है डब्लू, ठीक है, डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में कितने ट्रांजिशंस होते हैं। और इसका रिजल्ट जो होता है, जो फर्मी गोल्डन रूल है वो ये कहता है दैट इट इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन एच नॉट एफ वी। तो इसे सिंपली आप लिख सकते हो वी एफ आई मॉड स्क्वायर रो ई आई। यहाँ पर ई आई ना इनिशियल एनर्जी है। ठीक है, सो ई आई इज द इनिशियल एनर्जी, that is the final energy। ठीक है, so that's the final state, this is the initial state, this is the final state। ठीक है, तो फर्मी रूल गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर काफी लंबा टाइम निकल चुका है, ठीक है, अगर ज्यादा टाइम निकल चुका है, तो जो ट्रांजिशन रेट होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब वो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाता है। सो दैट इट बिकम्स कंप्लीटली टाइम इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब वो टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं है ट्रांजिशन रेट। इसमें वी एफ आई तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि वी एफ आई क्या है। ठीक है, सो दैट यू ऑलरेडी नो। ठीक है, इट इज एफ वी आई। ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ओके। अब चलो मैं आपको ना यहाँ पर क्या करूँगा, ठीक है, सो वी विल बी जस्ट डूइंग ए क्वेश्चन राइट नाउ। ठीक है, अपन अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फर्मी गोल्डन रूल का एक क्वेश्चन है, ठीक है, देता हूं मैं आपको। यस इट इज, इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सूरज इसकी थ्योरी ना आपको, ये फर्मी गोल्डन रूल का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है ना,
ये याद रखना पड़ता है और आपको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन ये है, सो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन राइट नाउ। क्या है, मैं डेरिवेशन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अब भी अपने पास उतना टाइम नहीं है डेरिवेशन में जाने का। दैट्स आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन। जस्ट थिंक हाउ यू कैन डू। इसे लिखते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। नाउ जस्ट ट्राई टू डू। विद्युत ने काफी सोच समझकर आंसर दिया है। बहुत अच्छी बात है विद्युत, वेरी गुड। बाकी लोग भी सोच सोच कर आंसर दीजिए इसका, थोड़ा क्या आंसर आना चाहिए। ओके, सो आई थिंक बाकी बच्चों के आंसर्स का पता ही नहीं चल रहा है। एक्सप्लेन कर दूं, मैं बता दूं आंसर क्या आएगा बच्चों? शुड आई एक्सप्लेन टू यू राइट नाउ? ठीक है, चलो, नहीं आंसर आ रहा है, सुनो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत का आंसर सही है। चलो मैं बताता हूँ, देखिए, अकॉर्डिंग टू फर्मी गोल्डन रूल, ठीक है, द ट्रांजिशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ द perturbation connecting these states and proportional to mth power of the final density states. Here n and m are what? तो यहाँ ये पूछ रहा है कि n और m दरअसल है तो है क्या? ठीक है, व्हाट इज n एंड m? तो चलो अब मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ट्रांजिशन रेट का जो फॉर्मूला था, अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया था ट्रांजिशन रेट का फॉर्मूला W। ठीक है, सो लेट्स सी बैक। ठीक है, 2 पाई अपॉन एच नॉट, 2 पाई अपॉन एच नॉट, यहाँ था आपका F V I। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि फर्मी गोल्डन रूल इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट परटर्बेशन, कांस्टेंट परटर्बेशन। फर्मी गोल्डन रूल इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट परटर्बेशन, इसे मैं भूल गया था तो मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका स्क्वायर और E
ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सो इसमें बोला है फर्मी गोल्डन रूल ये कहता है ट्रांजिशन रेट इज प्रोपोर्शनल टू mth पावर ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट। तो ये हमारा मैट्रिक्स एलिमेंट है ना, दिस इज द मैट्रिक्स एलिमेंट। इसकी किस पावर की प्रोपोर्शनल होता है, nth पावर की। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, सो n की वैल्यू 2 हो गई, सॉरी ई आई, ई आई, ई आई। ठीक है, श्योर श्योर, ई आई। ठीक है, फिर इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू mth पावर ऑफ द डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स। अच्छा, डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स यहाँ पर हमें क्या है कि अगर इसकी पावर देखी जाए तो यहाँ पर पावर 1 है। अब ये डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स क्यों बोल रहा है, ठीक है, यहाँ तो डेंसिटी ऑफ इनिशियल स्टेट्स हमने लिख रखी है। ठीक है, हालांकि जेटली की बुक में तो डेंसिटी ऑफ इनिशियल स्टेट्स ही होता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड, लेट मी चेक। ठीक है, सो 1 सेकेंड। ठीक है, वेट फॉर ए वाइल बच्चों। ठीक है, देख लेते हैं जेटली की बुक में फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है। फर्मी गोल्डन रूल, बच्चों इनकी बुक में तो फाइनल ही दिया हुआ है। ठीक है, सो आई हैव जस्ट टेकन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बच्चों देखो, फर्मी गोल्डन रूल का यहाँ पर तो इनिशियल ऑफ डेंसिटी ऑफ यही दिया हुआ है, आप देख सकते हो पेज नंबर 579 में एग्जैक्टली ई आई। ठीक है, आप देख सकते हो this relation is called Fermi Gordon rule. It implies that in case of constant perturbation, if we wait for a long time, total transition rate becomes constant, it becomes time independent. So students, यहाँ तो ई आई ही दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, विकीपीडिया में चेक कर लेता हूँ कि विकीपीडिया में क्या दिया हुआ है। ठीक है, इंटरनेट में इसके बारे में क्या दिया हुआ है। ओके, फर्मी गोल्डन रूल, wait, I'm just searching in internet. इंटरनेट में ई एफ दिया हुआ है। मुझे लगता है जेटली की बुक में मिसप्रिंट है। इसमें तो फॉर्मूला जो दिया है ट्रांजिशन रेट का, क्या लिखा है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट इज एसेंशियली कांस्टेंट, सो इट इज ई एफ। ठीक है, एक काम करते हैं और एक और वेबसाइट में चेक कर लेते हैं। ठीक है, वेट, लेट्स चेक इन सम अदर वेबसाइट आल्सो। अगर दो वेबसाइट से सेम मिल गया रिजल्ट तो मतलब है कि वहां पर ई एफ ही होता है। ठीक है, सो दैट मीन्स देयर इज ई एफ ओनली। फर्मी गोल्डन रूल मिल गया। अब बच्चों यहाँ पर जो मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं ना, बड़े अजीब अजीब रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, हाइपर फिजिक्स से मुझे मिला है। तो बच्चों मुझे लगता है वहाँ ई एफ ही रहता है। ठीक है, सो देयर इज ई एफ ओनली। यहाँ ना ई एफ ही है, आप इसे सुधार लेना। ठीक है, जेटली की बुक में ना मिसप्रिंट है। ठीक है, आप देख सकते हो हाइपर फिजिक्स में भी यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इट इज रो एफ। ठीक है, ग्रिफिथ्स की बुक तो की का मेरे पास स्क्रीनशॉट तो नहीं है, उनकी बुक मुझे खोल कर देखनी पड़ेगी।
शायद टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन उनमें नहीं दिया, परटर्बेशन टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन आई थिंक तो दिया है कि नहीं दिया है, मैं देख लेता हूँ। ग्रिफिथ्स की बुक कहाँ है? Okay, fine, students. So let me just check in Griffiths now. So you can see that I have that book in my hands. So let me. I'm just checking कि इसमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है। ठीक है, मेरे ख्याल से वहाँ एफ ही होगा। ठीक है, इंटरनेट में तो एफ ही दिया है। Still checking, sir. Okay, 1 minute. ऐसे नहीं मिलेगा। फर्मी गोल्डन रूल स्टूडेंट्स इसमें तो दिख ही नहीं रहा है। आई थिंक देयर इज नो फॉर्मूला इन दिस। इसमें तो फॉर्मूला ही नहीं है फर्मी गोल्डन रूल का। I'm still checking. ओके बच्चों, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है फर्मी गोल्डन रूल का। सो व्हाट यू कैन डू राइट नाउ, आप वहां पर फाइनल ही ले लीजिए। ठीक है, सो जस्ट टेक फाइनल देते। ठीक है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। It is final, so it's not required to see. Listen to me, Jayashree and Bitu. ठीक है, it's not required to see. You just take it final. ठीक है, already 2 जगह से मुझे final दिख चुका है, so let it final. Just take it final. ठीक है, so correct it. It is final. ठीक है, तो ये फाइन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, फॉर फाइनल एनर्जीज। ओके, सो इट्स एफ। तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, सो 4 इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू लर्न ए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सडन अप्रोक्सीमेशन एंड एडियबेटिक अप्रोक्सीमेशन। सडन अप्रोक्सीमेशन, हाँ, एन की वैल्यू 2 है। यस, एन की वैल्यू 2 है और एम की वैल्यू 1 है। ठीक है, यस सुल्ताना, सरिता। जयश्री, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्मी गोल्डन रूल में जो मैट्रिक्स एलिमेंट होता है उसकी पावर क्या है, एन दी हुई है। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है उसकी पावर क्या होती है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की पावर होती है 1। ठीक है, और मैट्रिक्स एलिमेंट की पावर होती है 2। ठीक है, देख लो बच्चों, बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बस आपको पावर्स पूछा है। रिजल्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब मेरी बात सुनिए, सडन अप्रोक्सीमेशन और एडियबेटिक ऑपरेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, फाइनल है, अब उसको एफ याद रखना है। ठीक है, सडन अप्रोक्सीमेशन। बच्चों, सडन अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुन लो मैं जो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, क्या होता है कि हमारा सिस्टम पहले इनिशियल स्टेट में है। अब हमने अगर यहाँ पर जो पर्टर्बेशन अप्लाई किया है, अगर ये टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन हम क्विकली क्विकली अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, क्विकली मतलब सडनली। तो इन दिस केस पार्टिकल
इस स्टेट में जा सकता है ना? तो वो इस स्टेट में जाएगा, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो इस फॉर्मूले से निकलती है। आया समझ में? अब आप उतने बड़े फॉर्मूले से बार-बार प्रोबेबिलिटी नहीं निकालेंगे। मेरी बात फिर से सुन लीजिए। अभी तक आप जो फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो इससे निकाल रहे थे, राइट? You were trying to find out the probability by this formula, right? बट अब कुछ पॉइंट ये आता है कि अगर आपका v ऑफ टी, सॉरी, है ना, अगर आपका v ऑफ टी काफी स्ट्रेट, मतलब काफी फास्ट है, ठीक है, अगर ये बहुत तेजी से बदल रहा है, ठीक है, अगर पर्टर्बेशन क्विकली अप्लाई हो रहा है, तेजी से बदल रहा है, तेजी से लग रहा है, सो इन दैट केस आपको इस फॉर्मूले का यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो प्रोबेबिलिटी है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से निकाल सकते हो? इस फॉर्मूले से। यही सडन अप्रोक्सीमेशन कहता है कि अगर हम सडनली करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कि हमारा 1D बॉक्स ऐसा है, ठीक है, दिस इज द 1D बॉक्स 0 से लेकर ए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारा पार्टिकल मान लीजिए कि इनिशियल स्टेट में है, ठीक है, साई आई स्टेट में है, तो इसे बोल देते हैं N1 स्टेट में है, ठीक है, Ni स्टेट में। तो Ni स्टेट में इसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा? 2/a साइन Ni पाई x/a। अब कुछ होता है जिसके कारण क्या होता है कि इसकी जो विड्थ होती है वो यहाँ से हटकर हम इसको कर देते हैं, तो हम इसकी वॉल को उठाकर यहाँ से कहाँ कर दिए? 0 से लेकर 8a तक कर दिया हमने। तो और ये हमने कैसे किया? सडनली किया। हाउ वी हैव डन इट? वी हैव डन इट क्वाइट सडनली। हमने काफी तेजी के साथ ये कर दिया। अगर हम इसको काफी तेजी के साथ ऐसा करते हैं, है ना, अगर हम क्विकली ऐसा करते हैं, तो बेसिकली हमने तो ऐसा कर दिया है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा करने पर सिस्टम एनएफ स्टेट पर आ जाता है, ठीक है, तो इसका वेव फंक्शन क्या होगा एनएफ स्टेट का? ठीक है, ये हो जाएगा 2/8a, अब क्योंकि बिट्स 8 है हो गई है, ठीक है, साइन एन एफ पाई x/8a। अब सिस्टम यहां पर एनआई स्टेट में था, ठीक है, और एनएफ स्टेट में आ गया, तो सिस्टम एनआई स्टेट से एनएफ स्टेट में जाएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी, अगर ये सडनली किया गया है, अगर इस बॉल को सडनली उठाकर कर दिया गया है, तो सडन अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है इनिशियल से फाइनल में जाने की, वो है एफ आई मॉड स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे, जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको कॉमन वेव लिमिट्स लेनी है जिसमें ये वेव फंक्शन भी एग्जिस्ट करे और ये वेव फंक्शन भी एग्जिस्ट करे। तो अगर आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से लेकर a तक की लिमिट लेंगे, क्योंकि ये वाला वेव फंक्शन 0 से लेकर a के बीच में एग्जिस्ट करता है और ये वाला वेव फंक्शन 0 से लेकर 8a तक एग्जिस्ट करता है ना। तो कॉमन लिमिट्स क्या बनती हैं? कॉमन लिमिट्स बनती हैं a, 0 से लेकर a। तो आपका जो इंटीग्रेशन जब आप करोगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन करते वक्त क्या होगा? आपको क्या लेना है? आपको ये लेना है, ठीक है, लिमिट्स आप ये लोगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? समझ में आ गया सभी को? सडन अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है? सडन अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि आपको बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी निकाल लो अगर आपका पर्टर्बेशन सडन है, इफ इट इज सडन या क्विक, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसे नोट कर लीजिए बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज नोट इट। नोट कर लिया? सभी लोग नोट कर लें बच्चों जल्दी से, ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? 1 सेकेंड, जस्ट वेट फॉर a while स्टूडेंट्स। 1 सेकेंड विद्युत, जस्ट चेकिंग, ओके, क्या कह रहे हो? हाँ, मॉड स्क्वायर आएगा, आई जस्ट फॉरगॉट दैट, ठीक है, नीचे भी मॉड स्क्वायर आएगा।
ठीक है, अभी मैं यहाँ पर ना आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ विच यू हैव टू डू। क्वेश्चन इज लोडिंग। क्वेश्चन लोड हो रहा है, 2 मिनट वेट करिएगा, ठीक है। आज हम ये खत्म कर देंगे, इसके बाद एक एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन भी होता है, ठीक है, वो भी आपको करना है, दैट आई विल आल्सो एक्सप्लेन यू। दैट इज वेरी इजी। एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन तो बहुत इजी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन मेरा आ गया, ठीक है, मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। इट हैज लोडेड, देखिए आपकी स्क्रीन पर भी आने वाला है। नाउ यू कैन जस्ट चेक इट, ठीक है। ए पोजिट्रॉन इज सडनली एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ ट्राइटियम, ठीक है। A positron is suddenly absorbed by the nucleus of tritium atom to turn the latter into helium, ठीक है। If the electron in the tritium atom was initially in the ground state, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सडनली एब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉन इनिशियली ग्राउंड स्टेट में था ट्राइटियम एटम में, तो वो इसकी भी ग्राउंड स्टेट में ही होगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप में से आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर एक हिंट दे देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या हेल्प दे देता हूँ कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वेव फंक्शन क्या होता है ना। व्हाट इज द वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो वेव फंक्शन होता है, जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है, वो होता है √/z³ अपॉन पाई A0 क्यूब, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू होता है -ZR/A0, ठीक है। ये हाइड्रोजन लाइक वेव फंक्शन के लिए यूज होता है, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। सो जस्ट ट्राई नाउ। जिनका भी हो जाए बच्चों मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। कल बच्चों हम पढ़ेंगे WKB मेथड, ठीक है। टुमारो वी विल बी लर्निंग WKB अप्रोक्सीमेशन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे वेरिएशनल मेथड, और आई थिंक WKB कल हो सकती है, या 2 दिन का टाइम लगेगा WKB को होने में। वेरिएशनल मेथड को 1 दिन लगेगा, और उसके बाद स्कैटरिंग होगी, ठीक है। और फिर जहाँ स्कैटरिंग थ्योरी हो गई तो समझ लो कि फिर उसके बाद फिर आपके 2 या 3 ही टॉपिक्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसे अपन को अलग से एडिशनली पढ़ना है। तो उनमें से एक रिलेटिविस्टिक है और एक डेल्टा फंक्शन है। दीज आर द टॉपिक्स, फ्यू टॉपिक्स, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू दैम, डोंट वरी अबाउट दैट। वो हो बट मगर स्कैटरिंग तक अपन ने कर लिया ना, तो समझ लो कि बहुत कुछ कर लिया, ठीक है। ऑलमोस्ट खत्म ही है मतलब। बच्चों किसी का भी आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला है, ठीक है। इज इट डिफिकल्ट क्वेश्चन? ऑप्शन आ गया, 4 आ रहा है आंसर, ठीक है। 4 इज कमिंग, ओके। सो बच्चों ये राइट आंसर है, करेक्ट। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर कैसे होगा, ठीक है। और कहीं जाना नहीं अभी किसी को भी, ठीक है। डोंट डू एनीवेयर स्टूडेंट। इसके बाद एक एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन समझाऊंगा, एक क्वेश्चन करेंगे एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन का, और फिर उसके बाद आपकी क्लास खत्म होगी, ठीक है। सो डोंट गो एनीवेयर, इट्स टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है। देखिए बच्चों, क्या हो रहा है, हमारे साथ एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कि
जो ट्राइटियम होता है उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है बट 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर मास नंबर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मास नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों में ही प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, तो ये आइसोटोप है। ट्राइटियम इज द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं जिन एटम्स में, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें हम आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है, ये किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, एक पोजिट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर एक पोजिट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, देर आर 2 न्यूट्रॉन्स। तो अगर एक पोजिट्रॉन यहाँ पर आएगा तो वो इसके न्यूक्लियस से मिलेगा, तो पता है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, सो इट इज, यू कैन राइट जस्ट प्लस, है ना, अगर न्यूक्लियस है, अच्छा एटम लिखा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये एक न्यूक्लियस से मिलेगा तो वो उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन्स हो जाएंगे और 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो 2 प्रोटॉन्स होने के कारण ये क्या कहलाएगा, हीलियम, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है। ठीक है, देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम था तो 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, बट यहाँ पर एक प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा हो गया, तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हीलियम में कन्वर्ट हो गया। अब हीलियम भी 1 इलेक्ट्रॉन एटम है और ये भी 1 इलेक्ट्रॉन एटम, मतलब ये हाइड्रोजन लाइक एटम है। तो इसका जो वेव फंक्शन है, तो ये इनिशियली इसमें था, है ना, तो इनिशियल वेव फंक्शन हमारा हो जाएगा 1/पाई ए नॉट क्यूब, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, z है, इक्वल टू 1 है। 1/पाई ए नॉट क्यूब ई की पावर -r/a0। ठीक है, फाइनल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया है, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 8/पाई ए नॉट क्यूब अपॉन ई की पावर -2r/a0। ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, आपको ना सिर्फ यहाँ पर अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी इंटीग्रेशन। अब आप क्योंकि हाइड्रोजन एटम किस में कर रहे हैं, तो ऑल स्पेस पर होगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से पाई, 0 से 2 पाई। ठीक है, आपका जो वेव फंक्शन है, ठीक है, साई एफ अब रियल है। ठीक है, साई आई, ठीक है, r² dr साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाइव। यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये पूरा फंक्शन जो है ना आर पे डिपेंड करता है, तो ये वाला पार्ट जब इंटीग्रेट आउट होगा तो ये 4 पाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 पाई होता है। ठीक है, इससे सभी लोग जानते हैं। ठीक है, दैट्स एवरीवन नो। तो यहाँ पर आपका बचेगा सिर्फ 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, आपका सिर्फ ये वेव फंक्शन है, तो इन वेव फंक्शन में क्या होगा, ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, 2√2/पाई ए नॉट क्यूब ई की पावर -3r/a0। ठीक है, r²dr। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल देंगे, पाई से पाई कट रहा है तो ये हो जाएगा 8√2/a0 क्यूब। ठीक है, और यहाँ अब आपको करना है इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा r² ई की पावर माइनस, ठीक है, 3/a0r/dr। बच्चों ये कुछ नहीं है, दिस इज सिंपली द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक पैरामीटर मान लीजिए s विच इज इक्वल टू है -3 सो इट्स सिंपली 3/a0। ठीक है, इसे एक ऐसे पैरामीटर ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 8√2/a0 क्यूब एंड इट इज द लेपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ r²। ठीक है, सो लेट मी जस्ट डू इट। तो ये हो जाएगा आपका 8√2/a0 क्यूब। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 फैक्टोरियल ठीक है, 2 फैक्टोरियल/s 2+1। ये आपका हो रहा है 2, तो ये आपका हो जाएगा 16√2/a0 क्यूब। s की वैल्यू कितनी थी, 3/a0 थी, है ना, तो मैं यहाँ वैल्यू रख दूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा a0 क्यूब ठीक है 3 का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 27। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पर ना मॉड स्क्वायर करना भूल चुका हूँ। ठीक है, आई हैव नॉट डन दी मॉड स्क्वायर, इफ यू विल नोट दैट, है ना। तो ये मॉड स्क्वायर आप लोग
भूलना नहीं, मैं अक्सर ये भूल जाता हूँ, ये मेरा पता नहीं क्या मिस्टेक में ऐसी क्या है कि मैं भूल ही जाता हूँ बार बार। ठीक है, बट आप मत भूलना। ठीक है, ओके। फिर ये आपका हो जाएगा इन, ये कट जाएंगे, हो जाएगा 16√2। ठीक है, ये स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर पता है क्या करना है, इसका स्क्वायर करके सॉल्व करना है। जब आप इसका स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 512/7। ठीक है, जो ऑप्शन में दिया था वही आ जाएगा 729। सो दैट देयर यू विल गेट 729। ठीक है आंसर। ये समझ में आ गया सभी को? तो ये डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये सब प्रैक्टिस का खेल होता है। ठीक है, आपको ये कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में, ये सब उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? मुझे थोड़ा कमेंट करके बता दें। ठीक है, फिर मैं आपको आगे दूसरा टॉपिक समझा देता हूँ। एडीएबीटी के अप्रोक्सीमेशन बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, फिर अपन उसको पढ़ लेते हैं और आज की क्लास इसी के साथ खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं। आज लगता है टेक इशू है, कमेंट्स स्लो आ रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन वाली स्लाइड है सूरज, फर्स्ट स्लाइड देख लो। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन स्लाइड। ठीक है सूरज, नोट कर लो। अभी ने लिख लिया है बच्चों? नेक्स्ट स्लाइड ये है। बाकी बच्चे भी कमेंट्स करें बच्चों, जल्दी मुझे। ठीक है, फिर आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखो बच्चों, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है ना वो क्या है, सुनो। गुड गुड। सी adiabatic approximation is the last topic and very small topic. Adiabatic approximation, ये क्या कहती है? देखो, अगर हमारा सिस्टम इनिशियल स्टेट में है, ठीक है, यहाँ पर बीच में कुछ पर्टर्बेशन एक्ट कर रहा है, बट पर्टर्बेशन अगर बहुत स्लोली है ना, ये बहुत ही स्लोली वर्क कर रहा है, इफ इट इज वर्किंग वेरी स्लोली, तो सिस्टम जो है वो इनिशियल स्टेट पर ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर सिस्टम nth स्टेट पर है तो सिस्टम nth स्टेट पर ही पड़ा रहेगा, नहीं होगा कुछ। ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। तो जब सिस्टम की स्टेट ही नहीं बदलेगी तो इस केस में जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो जीरो होती है ना। मतलब सिस्टम की स्टेट नहीं बदलेगी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। तो वैसे 100% जीरो तो नहीं होती है, बट जीरो के बहुत पास होती है, तो हम इसे न्यूमेरिकल्स में जीरो ही लेते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लेना। तो एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि अगर पर्टर्बेशन बहुत धीरे धीरे लगाया गया है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे लगाया गया है, मतलब टाइम ज्यादा लगा, उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू पर रीच करने पर काफी लंबा टाइम लगा, ठीक है, तो इन दैट केस हमारी सिस्टम की स्टेट नहीं बदलती है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, इसे नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक 1D बॉक्स है, ठीक है, एंड इट्स फ्रॉम, ठीक है, -L से लेकर +L तक है। अब इस 1D बॉक्स में हम क्या करते हैं कि यहां से एक वॉल खड़ी करते हैं इसके सेंटर से। कहां से? यहां से खड़ी करते हैं इसके सेंटर से। अब आपको ये बताना है, मैं बता देता हूं आपको। हमने यहाँ पर वॉल खड़ी कर दी इसके सेंटर पर, ये हमने वॉल खड़ी कर दी। अब इसके सेंटर पर अगर मैंने वॉल खड़ी कर दी है, इफ आई हैव रेज्ड द वॉल एट द सेंटर ऑफ दिस वेल, ठीक है,
तो अब आपको ये पता लगाना है कि पार्टिकल की एनर्जी कितनी है। सो व्हाट इज द न्यू एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन दिस केस, है ना। इस केस में पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी। यहाँ पर पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में था, है ना, यहाँ पर पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में था, ठीक है। अब पार्टिकल की यहाँ पर ग्राउंड मतलब एन इक्वल टू 1 स्टेट में था। अब क्योंकि ये वॉल बहुत ही स्लोली रेस की गई है, मतलब बहुत लंबे समय लगा इस वॉल को रेस करने पर, ठीक है। इट हैज टेकन ए लॉन्ग टाइम टू रेस दिस वॉल, ठीक है। तो इट हैज बीन डन वेरी स्लोली, मतलब एडियाबेटिकली की गई है। तो अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर एनर्जी कितनी होगी। सो व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन दिस सिस्टम, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एनर्जीज लिखूंगा, ठीक है। सो एनर्जी क्या है, आई स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर अपॉन, ठीक है, 1 का स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। ऑप्शन बी है पाई स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर डॉट 2 स्क्वायर अपॉन 2m 2l स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन सी है पाई स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर। बच्चों बताना, और सी है, डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी होगी। सो जस्ट टेल मी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी गुड सुल्ताना, आपका आंसर एकदम सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। अब ये क्यों होगा मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि सिस्टम अगर यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में है तो यहाँ पर भी सिस्टम ग्राउंड स्टेट पर ही होगा। बट एक समस्या ये हो गई है कि इसमें सिस्टम दो कंपार्टमेंट्स में बट गया है। मतलब पार्टिकल या तो इस वेल में होगा तो इसमें नहीं होगा, और अगर इसमें होगा तो पहले वाले में नहीं होगा। इन इन आइदर केस किसी भी हो, कैसा भी हो, ऐसा हो या ऐसा हो, पार्टिकल की जो विड्थ है, वेल की जो विड्थ है वो 0 से लेकर एल तक ही रहेगी, या -l से एल तक ही रहेगी, 0 तक रहेगी। मतलब पार्टिकल की विड्थ इतनी होगी। पार्टिकल किस स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट पर ही होगा। तो पार्टिकल की जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी पाई स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। ओके, क्योंकि जब हम सिस्टम को बहुत स्लोली चेंज करते हैं तो उसकी स्टेट नहीं बदलती है। इस केस में आप सोच रहे होंगे कि एनर्जी कितनी होगी, तो इस केस में एनर्जी है पाई स्क्वायर एच नॉट स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन 2m 2l का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों आंसर कैसे ऑप्शन ए हमें मिला है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लेट मी नो फास्ट। ओके, सबको क्लियर हो गया, ठीक है, गुड। बच्चों हम लोग कल जो है, आज की क्लास बस यहीं तक है। कल हम लोग डब्ल्यू के बी करेंगे, ठीक है, डब्ल्यू के बी मेथड टुमारो, ठीक है। आज की क्लास बस यहीं तक है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।